आज बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत हम लोग नया विषय शुरू करने जा रहे हैं। विषय है हमारा आज का षोडश वर्गाध्याय। उससे पहले एक रामायण से संबंधित छोटा सा विषय है, उसको हम थोड़ी देर पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम बृहद पाराशर की ओर चलेंगे। षोडश वर्गाध्याय के बारे में जानेंगे कि षोडश वर्ग वास्तव में है क्या, और पाराशर जी ने अपने ग्रंथ में उनका वर्णन क्यों किया है। तो मेरी आवाज सबको साफ सुनाई दे रही है, स्पष्ट? हाँ। जी गुरु जी। जी 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 जी, सर। ठीक है। ठीक है, तो देखिएगा, बृहद पाराशर होरा शास्त्र से पहले हम चल रहे हैं रामायण की ओर। रामायण के बारे में आप सभी जानते ही हैं। आदि कवि कौन थे? आदि कवि मानषाद प्रतिष्ठाम वाल्मीकि। त्वमृतमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीः काम मोहितम। अरे निषाद, तुमने काम से मोहित आ, जो पक्षी हैं युगल, उसमें से एक को मार दिया है ना? इसलिए तू बहुत लंबे समय तक प्रतिष्ठा को प्राप्त मत कर। ये पहला पद्य था जो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से प्रकट हुआ था। उन्हीं वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, और भगवान राम का के चरित्र का उन्होंने कितना सुंदर वर्णन किया उसमें। वहीं से हमको ये बाल कांड का प्रसंग मिलता है। और ये प्रसंग कितना महत्वपूर्ण है, जो हमारे ज्योतिष विद्या से संबंधित है। ठीक है, ज्योतिष के बहुत सारे भाग आपने सुने। जन्म पत्रिका के द्वारा फलित करना, अंग लक्षणों के द्वारा फलित करना। हमारे शरीर के जो अंग लक्षण हैं उनसे भी हम लोग फलित करते हैं, वो भी हमारे जीवन के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। तो ये बाल कांड से संबंधित है। और इसमें लिखा है कि बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवर्हण विपुलांशो महाबाहु कम ग्रीवो महाहनु महारस्को महेश्वासो गूढ़जटुररिन्दमः आजानुबाहो सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः समः समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवांशुवलक्षणः। प्रभु राम का जो शरीर था, हम्म। जब उन्होंने अवतार लिया भगवान ने राम जी के रूप में, तो हम्म। वो कैसा शरीर है उनका, उसके अंग, उनकी अंग लक्षणों के बारे में वाल्मीकि जी बता रहे हैं इसमें कि वो कैसे हैं। प्रभु राम कैसे हैं? रामचंद्र जी के अंग लक्षण किस प्रकार हैं? वे बुद्धिमान हैं, नीतिमान हैं, वाग्मी हैं। वाग्मी मतलब बोलने में चतुर हैं, कुशल हैं, वक्ता अच्छे हैं, सुंदर बोलने वाले हैं। और श्रीमान शत्रु निबर्हणा, शत्रुओं का वध करने वाले हैं, शत्रुओं का संहार करने वाले हैं। विपुल अंशो, अंश जो है उनके वो विपुल है। अंश कौन है? कंधा, है ना? एक होता है अंश, एक होता है अंश। यहाँ पर जो सरकार है उसका अर्थ है कंधा। विपुल कंधे हैं उनके। और आगे लिखा महाबाहु, उनकी जो भुजाएं हैं वो महान है, बड़ी बड़ी हैं। और कम्ब ग्रीवो, उनकी जो ग्रीवा है, गर्दन है, वो शंख के समान है। महाहनु, महान उनकी हनु है। हनु मतलब ठोड़ी है, मांसल ठोड़ी है उनकी। महारस को, उनकी छाती चौड़ी है। महेश्वासो, धनुष उनका बड़ा है। और गूढ़ जत्रुरिंदमः, उनके जो गले के नीचे की हड्डी है वो मांस से गूढ़ माने छिपी हुई है। आजानुबाहु, उनकी जो भुजाएं हैं वो जानू तक हैं। जानू कहते हैं घुटने को, घुटने तक उनकी भुजाएं हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं। और सुशिराह, सुंदर सुंदर सिर है उनका, मस्तक है। सुललाटहा, मस्तक भव्य है। सुविक्रमः, और विक्रम है, वो पराक्रमी है। ठीक है, बल बहुत है उनके अंदर। समः, उनका शरीर सम है। ठीक है, सम विभक्तांगः, माने बहुत अधिक ना तो बड़ा है ना बहुत अधिक छोटा है। सारे ही अंग जो है वो सम है उनके। स्निग्ध वर्ण, उनका जो शरीर का रंग है वो कैसा है? स्निग्ध है, चिकना है। प्रतापवान,
वो प्रतापी हैं, यश फैला हुआ है उनका। पीन वक्षः, उनका जो वक्ष स्थल है वो विशालाक्षो हो, विशाल उनकी आंखें हैं। पीन वक्षा, उनका वक्ष स्थल भरा हुआ है ना, मांस से भरा हुआ है। ऐसे वक्ष को पीन वक्षा कहते हैं। विशालाक्षो, विशाल उनकी अक्ष हैं, आंखें हैं। और लक्ष्मीवान, लक्ष्मी के युक्त हैं वो। और शुभ लक्षण, ऐसे शुभ लक्षण जो है वो प्रभु राम के कहे गए हैं। अब देखिएगा, ये एक तरह से देखा जाए तो सामुद्रिक शास्त्र का वर्णन कर दिया इसमें। एक तरह से देखा जाए तो इस पद में रामचंद्र जी के सामुद्रिक लक्षणों का वर्णन वाल्मीकि जी ने हम्म, कर दिया, व्यास जी, है ना। तो correct। आप इस तरीके के अंग लक्षण जितने अधिक मात्रा में हो, अधिकाधिक मात्रा में जिस व्यक्ति के शरीर के हो, वो व्यक्ति उतना ही अधिक शुभ प्रभाव से युक्त कहा जाता है, उसका जीवन उतना ही अच्छा होता है। भुजाएं जिसकी लंबी हो, मांसल जिसका शरीर हो, जिसकी नसें नाड़ियां इत्यादि ना चमकती हो, है ना। और सिर जो है, ललाट जो उसका है वो ओज से युक्त हो, तेज से युक्त हो। तो ये एक तरीके के देखा जाए ना तो ये मतलब आध्यात्मिक लक्षण भी हैं। तो वही वो तो साक्षात प्रभु हैं, भगवान है, इसलिए उनके लक्षणों का वर्णन वाल्मीकि जी कर रहे हैं। तो हमको यहाँ से क्या सीखना चाहिए? सामुद्रिक अंग लक्षणों का इस तरह से जिस जिस जातक में जितना अधिक मात्रा में प्रभाव हो, उतना ही वो जातक उतना ही शुभ कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं बृहद पाराशर की ओर, जो हमारा आज का विषय है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत षोडश वर्गाध्याय में लिखा कि श्रुताग्रह गुणास्तथा राशि गुणा मुने श्रोतुमिच्छामि भावानाम भेदास्तान कृपया वद। पूछ रहे हैं, पाराशर जी ने कहा कि आपने सुना ग्रहों के गुणों के बारे में, राशियों के गुणों के बारे में, और श्रोतुमिच्छामि भावानाम भेदास्तान कृपया वद। तो भावों के जो भेद हैं वो किस प्रकार हैं, कृपया उनके बारे में बताया जाए। तो मैत्रेय उवाच, ये दरअसल मिसप्रिंट हुआ। ऊपर का जो है ये मैत्रेय तो आप, उवाच है, हाँ, गलत है। पाराशर जी का है ना। तो पाराशर हम्म। जी ने क्या कहा कि वर्गान षोडशिया नाह ब्रह्मा लोक पितामह तान हम संप्रवक्ष्यामि मैत्रेय श्रूयतामिति। कि षोडश वर्ग हैं उनको मैं बता रहा हूँ, लोक पितामह इत्यादियों से जो सुना गया है उनको संप्रवक्ष्यामि, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैत्रेय श्रूयतामिति, उसको आप सुने। क्या है वो षोडश वर्ग? क्षेत्रम होराचिद्रेष्काणस्तुर्यांशः सप्तमांशकः नवांशो दशमांशश्च सूर्यांशः षोडशांशकः विंशांशो वेदबाहुंश भांश त्रिंशांशकस्ततः खवेदांशो अक्षवेदांशः षष्ट्यंशश्च ततः परम। ये षोडश वर्गों के नाम कहे गए उन्होंने। तो क्या क्या नाम है उनकी षोडश वर्गों के? क्षेत्रम, पहला जो वर्ग है उसका नाम है क्षेत्र। वर्ग कहते हैं कोष्टक को, कोष्टक मतलब भाग हम्म। उसका। एक लग्न पत्रिका, लग्न जो कुंडली है उसके अंदर कई सारे उसके भाग किए गए हैं। तो उन भागों, कितने भागों में विभाजित किया गया? 16 भागों में। तो 16 जो वर्ग हैं वो 16 कोष्टक हैं। तो पहला कोष्टक है क्षेत्र, जिसको हम लग्न भी कहते हैं, हम्म। क्षेत्रम। ठीक है, लग्न कुंडली जो बना रहे हैं आप, ये सबसे पहला भाग है उसका, लग्न पत्रिका। तो उसको अंग्रेजी में D1 भी कह दिया जाता है, D1 चार्ट। ठीक है, डिविजनल चार्ट वन, सबसे पहला भाग। उसके बाद लिखा गया होरा, जिसको हम D2 कहते हैं। ठीक है, हम्म। वो दूसरा भाग है, दूसरा वर्ग है। तीसरा वर्ग है द्रेष्काण। चौथा वर्ग है तुर्यांशः। तुर्यांश किसको कहते हैं? चतुर्थांश को कहते हैं, हम्म। चतुर्थ अंश। क्योंकि तुर्य नाम किसका है? चतुर्थ भाव का नाम है। चौथे भाव को हम तुर्य भाव भी कहते हैं। और सप्तमांश कहा, ये सप्तम अंश, यानी कि D7। सप्तमांशक। नवांशो हो, जिसको हम नवमांश भी कह देते हैं, D9 भी कह देते हैं। दशमांशश्च, दशमांश। सूर्यांश, सूर्य कितने हैं? द्वादश हैं, द्वादश आदित्य। तो हम्म। द्वादशांश। षोडशांश कहा, ये D16 है, षोडशांश। विंशांशो, ये D20 है। वेद बाहुआंशो, वेद कहते हैं चार को, है ना। ये हम्म। भूत संख्या है, भूत संख्याओं के माध्यम से पद को रचा जाता था। वेद चार हैं, और बाहु कितनी है? बाहु दो होती हैं। तो अंका नाम वामतो गति से चार को पहले लिखिए,
2 को बाद में लिखिए दहाई पर, तो संख्या बन जाएगी आपकी 24 व्यास जी। यानी कि हम्म 24 को कहते हैं चतुर्विंशांश। ठीक। और हम्म भांशः, भा किसको कहते हैं? भा कहते हैं नक्षत्र को। कितने हैं वो? 27 हैं। अर्थात हम्म सप्तविंशांशः, यानी D27। उसके बाद त्रिंशांशः, यानी कि 30वां जो भाग है D30। उसके बाद खवेदांशः D40, अक्षवेदांशः D45, षष्ट्यंश D60, ततः परम, इस प्रकार आप जानिए फिर, है ना। तो ये षोडश हम्म वर्ग कहे गए। ये षोडश वर्गों से हम करते क्या है भाई? खाली लग्न पत्रिका के आधार पर ये भविष्य कथन क्यों नहीं कर लेते? तो लग्न जो है ना, वो एक स्थूल भाग है। अब आपको सूक्ष्म में पहुंचना है, गहराई में पहुंचना है, ग्रहों की वास्तविक पावर को पहचानना है, ग्रह कितने बली हैं, तब आपको इन षोडश वर्गों में जाना पड़ेगा, षोडश वर्ग कुंडलियों में जाना पड़ेगा। वहां जाकर के आपको पता चलेगा कि ग्रह जो वास्तव में दिख रहा था वो वैसा है नहीं, है ना। कितना मजबूत है वो फल देने में, उसका पता षोडश वर्ग कुंडलियों से चलता है। तो अब जैसे होता क्या है, कभी कभी कोई ग्रह लग्न पत्रिका में बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है, राजयोग जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन व्यक्ति की जन्म पत्रिका में तो कुछ भी राजयोग नहीं है। लोग कहते हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं मिला, ना कोई धन योग है, ना कोई राजा जैसे बनने का योग है, तो क्या है? बोले षोडश वर्ग कुंडलियां कमजोर हो गई हैं। तो उसको यदि हम विचार करें एक चार्ट के माध्यम से, तो हम इस तरह से बना देते हैं। देखिएगा आप, ये षोडश वर्ग गृहम होरा त्रेष्काण चतुर्थांशः सप्तमांशः नवमांशः दशमांशः द्वादशांशः षोडशांशः विंशांशः चतुर्विंशांशः सप्तविंशांशः त्रिंशांशः खवेदांशः अक्षवेदांशः षष्ट्यंशः। षष्टम मतलब 60वां भाग, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। खवेदांश मतलब 40वां भाग, ठीक है। अक्षवेदांश 42वां। अब इन षोडश वर्गों में से कुछ वर्ग को हम निकाल लेते हैं, 6 वर्गों का अध्ययन करना हो हमको, तो वो 6 वर्ग कौन से हैं? गृह, होरा, दृष्काण, नवमांश, द्वादशांश, त्रिंशांश। इन 6 वर्गों को मिलाकर के हम षडवर्ग कहते हैं, इनकी षडवर्ग संज्ञा है। तो जहां कहीं भी ये लिखा हो कि ग्रह षडवर्ग में बली हो, तो आपको क्या अर्थ लेना है उसका? ग्रह, होरा, दृष्काण, नवमांश, द्वादशांश, त्रिंशांश, ऐसा अर्थ। अब इन्हीं में, इन 6 वर्गों में यदि आप एक वर्ग और जोड़ दें, सप्तमांश, तो हम इन 7 वर्गों को मिला करके सामूहिक रूप से कहेंगे सप्तवर्ग। ठीक है, ये सप्तवर्ग हो जाते हैं। इन्हीं सप्तवर्गों में फिर क्या किया हमने? दशमांश और जोड़ दिया, षोडशांश और जोड़ दिया, षष्ठ्यांश और जोड़ दिया। तो ये 3 वर्ग और जोड़ दिए, तो अब ये बन गए 10 वर्ग, इनकी संख्या हो गई 10 वर्ग। ठीक है, वर्ग हम्म लिखा गया। तो इस प्रकार ये सब मिला करके कुल कितने हो गए? षोडश हो गए। तो इन षोडश वर्गों के माध्यम से विचार किया गया। जातक पारिजात एक ग्रंथ है वैद्यनाथ जी का, उसमें लिखा कि विलग्न होरा द्रेष्काण नवान स्वद्वादशांशकाः त्रिंशांशकस्य षड्वर्गाः शुभ कर्मसु शस्यते सप्तांश युक्ता षड्वर्गा सप्तवर्गोऽभिधीयते जातकेषु च सर्वेषु गृहाणाम बलकारकम। क्या लिखा? विलग्न, यानी कि लग्न को ही उन्होंने होरा क्षेत्र कहा, ग्रह कहा। ठीक है, क्षेत्र कह दें, ग्रह कह दें, लग्न कह दें, एक ही बात है। दूसरा भाग होरा, फिर दृष्काण, फिर नवांश, फिर द्वादशांश, फिर त्रिंशांश। कितने हो गए ये सब मिला करके? 6 हो गए, है ना। ठीक है। षड वर्ग, हाँ ये षड वर्ग है। यही बात वहां लिखी गई है बृहद पाराशर में भी। और शुभ कर्म सुशस्यते, शुभ कर्मों का विचार इसमें होना है। और सप्तमांश युक्तः षड्वर्ग सप्तवर्गो विधीयते, यानी अगर उसमें सप्तमांश और जोड़ दिया जाए, सप्तांश छोड़ दिया जाए छठ वर्ग में, तो उसकी संज्ञा सप्तवर्ग हो जाती है। फिर हम उनको सप्तवर्ग कहते हैं। जातकेषु च सर्वेषु ग्रहाणाम बल कारक, और जातकों में सभी ग्रहों के बलों का कारक निकालने के लिए, बलों का, ग्रहों का बल निकालने के लिए हम जो है षोडश वर्ग की कुंडलियों का अध्ययन करते हैं। कैसे करते हैं अब हम लोग उसको समझेंगे, देखिए। तो इसमें क्या लिखा गया? सबसे पहला जो वर्ग कुंडली है वो हमारी क्या है? वो पहली है क्षेत्र, जिसको हम कह रहे हैं हम्म ग्रह लग्न। भी कह रहे हैं उसको हम, और लग्न भी कह रहे हैं। तो क्या लिखा गया उसके बारे में?
तो कि तत्क्षेत्रम तस्य खेटस्य राशयोर यस्य नायकः सूर्येन्दोर विषमे रासौ समे तद्वित परितक्रमः। परितकम, तद्विपरीतकम, ठीक है। तत्क्षेत्रम, वो जो क्षेत्र है ना, तस्य खेटस्य राशयोर, वो खेट, खेटक किसको कहते हैं? खेट कहते हैं ग्रहों। तो ग्रहों के ग्रहों को। राशियों का स्थान है ना, ग्रह जिस जिस राशि में बैठे हुए हैं, वो राशियों का जो स्थान है वही क्या है? तत्क्षेत्रम, वही क्षेत्र है। ठीक है ना? तो लग्न में जहां जहां जिस जिस भाव में जिस जिस राशि में ग्रह बैठे होते हैं, वो भाव, वो राशि जो है वो क्या है? वो राशियों ग्रहों के लिए निश्चित है, जिस समय जातक का जन्म हुआ। और यस्य नायक, उनका नायक भी निश्चित है। जैसे अगर सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है, तो लग्न में सिंह राशि होगी, उनका नायक भी कौन होगा? निश्चित होगा, सूर्य होगा। फिर आगे नीचे लिखा सूर्येन्दोर विषमे राशौ, सूर्य और इंदु के विषम होने से, है ना, रासव समय, और तद विपरीतकम, ये बताया गया होरा के विषय में, सूर्य और इंदु से जो हम्म। होरा बनती है विषम और सम के कारण। तो आज हमारा जो पहला विषय रहेगा वो रहेगा, क्या रहेगा? क्षेत्र रहेगा, कि क्षेत्र का अध्ययन हम लोग किस प्रकार करते हैं। तो क्षेत्र के बारे में जानने के लिए अब हम लोगों ने जो बृहद पाराशर में जो द्वादश भावों के विषय में जाना है, अब तक अष्टम भाव तक हमने समझ लिया है, लग्न से लेकर के अष्टम भाव तक। तो वो जो हमने योग पढ़े हैं, वो अधिकतर योग किससे संबंधित हैं? वो D1 चार्ट से संबंधित हैं। वो सबके सब लग्न से संबंधित योग है ना? तो जैसे हमने जाना कि भाई केंद्र का संबंध और त्रिकोण का संबंध यदि परस्पर बन जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? राजयोग कहेंगे। तो ये जो योग हम देख रहे हैं, ये सब किस में देख रहे हैं? लग्न में देख रहे हैं, क्षेत्र में देख रहे हैं, है ना? तो क्षेत्र से संबंधित जितने भी हमने पूरा ये होरा ग्रंथ पढ़ डाला है उसमें, ये हमने जाना। अच्छा, पढ़ क्यों रहे हैं हम? क्षेत्र, होरा, वर्ग, ये सब सारी कुंडलियों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं हम? इनके पीछे का रहस्य क्या है? रहस्य मैंने आपको बताया कि एक ही रहस्य है, कि स्थूल रूप से जो लग्न पत्रिका में जो भी योग हमको दिखाई दे रहे हैं, वो घटित होंगे कि नहीं होंगे, उनके घटित होने का जो बलवत जो बलवान संकेत है ना, उसका पता हमको इन षोडश वर्ग कुंडलियों के माध्यम से चलता है। तो ये तो जातक की जन्म पत्रिका हो गई, लग्न जो हो गया, क्षेत्र हो गया। तो इससे संबंधित कुछ विशेष योग, जैसे मान लीजिए, अब क्या है, जैसे केंद्र का संबंध व्यास जी यहाँ पर, चतुर्थ चार केंद्र हैं, लग्न, हम्म। चतुर्थ, सप्तम और दसम। इन चारों हम्म। केंद्रों के स्वामी को हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, चारों हम्म। केंद्रों। यदि इनका संबंध त्रिकोण के अधिपति से बन जाए, जैसे उसको हम एक बोर्ड के माध्यम से समझते हैं अभी। ये हमारी एक जन्म पत्रिका है, और ये जन्म पत्रिका हम किस लग्न की ले लें? चलिए, हमने ले ली है मकर लग्न की। चर लग्न है, इसको हमने बना दिया, इस तरह से हमने राशियों को अंकित कर दिया। तो ये क्षेत्र बन गया हमारा एक। ठीक है ना? हम्म। अब इसमें क्या होगा कि यदि केंद्र के स्वामियों का संबंध, चार केंद्र हैं, इनका संबंध त्रिकोण के स्वामी से बन जाए, तो लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा, है ना? हम्म। लक्ष्मी भाव क्या है? जो त्रिकोण है। और नारायण कौन है? जो केंद्र है। तो इसको लक्ष्मी नारायण योग कहेंगे हम। ठीक है ना? कैसे बनेगा ये? कि केंद्र के स्वामी त्रिकोण के स्वामी होकर के परस्पर केंद्र में बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों। लेकिन ये जो राजयोग बनेगा, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, क्या ये हर लग्न के हिसाब से समान फलदायी होगा? इसका उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि
अगर मान लीजिए यहाँ पर शनि लग्नेश होकर के पंचम में बैठे और पंचमेश भी यहीं पर बैठे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शनि और शुक्र तो परस्पर मित्र हैं नैसर्गिक रूप से। तो यहाँ पर ये लक्ष्मी नारायण योग तो बढ़िया हो गया, अच्छा योग हो गया ना। लेकिन अब मुझे बताइए आप कि यदि यहाँ पर पंचमेश शुक्र और चतुर्थेश कौन है यहाँ पर, मंगल, यदि यह त्रिकोण में बैठ जाएं, यहाँ पर मंगल और शुक्र बैठ जाएं, आपस में एक साथ बैठ जाएं, तो क्या ये जो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा ये उतना ही प्रभावी होगा जितना कि ये है? मंगल और शुक्र में क्या उतनी मित्रता है जितनी शनि और शुक्र में है? नहीं है, है ना। तो यहाँ पर ये योग उतना फलदायी नहीं बनेगा। ऐसे ही कुछ विशेष योग और होते हैं क्षेत्र से संबंधित। क्या होते हैं कि यदि लग्न से 11वें भाव में ग्रह बैठे हों, एक बैठे हो, दो बैठे हो, तीन बैठे हो, और चंद्रमा जहां बैठा हो वहां से 11वें भाव में ग्रह बैठे हो। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा है सप्तम भाव में, तो यहाँ से 11वां स्थान क्या हो गया, पंचम पांच भाव लोग। हो गया, है ना, पंचम हम्म। भाव हो गया। तो क्या होगा, यहाँ पर ग्रह बैठ गए चंद्रमा से 11वें भाव में और लग्न से 11वें भाव में। दो भावों में ग्रह बैठ जाएं तो 11वां भाव व्यास जी किस चीज का होता है, लाभ का। हम्म। जातक के जीवन में जो धन से संबंधित लाभ हैं वो बने रहेंगे, आवागमन धन का होता रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम हमेशा चलती रहेगी। ऐसे व्यक्ति के पास कभी भी दरिद्रता जैसा योग कभी नहीं बनेगा। चाहे कितनी भी विपदाएं इस व्यक्ति के जीवन में आ जाएं, धनागमन हमेशा बना रहता है। ये इतना बढ़िया योग है। लग्न से एकादश और चंद्रमा से एकादश यदि ग्रह बैठे हों, और ऐसी स्थिति में एकादश स्थान पर जो ग्रह बैठे हैं यदि वो अपनी उच्च राशि में बैठे हो तो क्या कहने, मूल त्रिकोण में हो तो बहुत और भी अच्छा है ना। मूल त्रिकोण या उच्च में हो तो आप स्वग्रही हो, मित्र के घर में हो तो आप उसी के अनुरूप फल इसको कहेंगे। आप सभी जानते ही हैं कि लग्न पत्रिका के अंदर कुछ बाधक स्थान होते हैं, है ना, बाधा डालने वाले। कौन कौन से होते हैं वो डिपेंड करता है चर स्थिर और द्विस्वभाव के अनुसार। जैसे अगर कोई चर लग्न है तो चर लग्नों में, चर लग्न क्या होती हैं, मेष, एक चार सात दस। 1 4 7 10, ये चर लग्न है। अब देखिए यहाँ पर चर लग्न ही तो है हमारी, ये मकर लग्न है। तो चर लग्न से में क्या होगा, 11वें भाव में जो ग्रह बैठा होगा वो कौन होगा, वो उसका बाधक ग्रह होगा। इसी तरह से स्थिर लगन अगर होगी तो उसमें बाधक स्थान कौन सा होता है, नवा, नवम। है ना, ये बाधक होता है। 2 5 8 और 11 ये स्थिर लग्न होती हैं। इन लग्नों में जो नवा भाव होता है वह बाधक होता है, और उसमें बैठा हुआ ग्रह अगर कोई है तो उसको भी हम बाधक ग्रह कहेंगे। इसी तरह से Yes. जो द्विस्वभाव लग्न है, द्विस्वभाव लग्न क्या है, 3 6 9 12, द्विस्वभाव लग्नों में क्या होता है, जो 7वें भाव में ग्रह होता है उसको हम बाधक ग्रह कहते हैं। तो क्या होगा, जब इस बाधक ग्रह की दशा चलेगी जीवन में तो क्या होगा, व्यक्ति के जीवन में विशेष रूप से कार्य क्षेत्र में जो उसका जॉब का जो प्रोफेशन का फील्ड है उसका, उसमें व्यक्ति को दिक्कतें आएंगी, बाधाएं आएंगी। कार्य क्षेत्र ऐसा लगेगा कि मानो छूट रहा हो, ठीक है, कुछ विवाद बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आप लग्न पत्रिका में इन योगों को पहचान सकते हैं। सर जी, एक, जी जी पूछिए। ये सब बाधक स्थान बोला तो बाधक स्थान में ग्रह की जगह बाधकेश भी मानक होता है। बाधक स्थान हाँ, बाधकेश वो अच्छा फल नहीं बाधक देगा। तो वो भी, बाधकेश अपने इधर कुंडली में 11वें स्थान का मालिक मंगल होगा तो मंगल बाधकेश बनेगा। हाँ वो बाधकेश है, और इन भावों में बैठे ग्रह भी बाधक की भांति ही व्यवहार करते हैं। हम्म,
अब देखिए, कभी कभी अगर किसी की लग्न पत्रिका में लग्नेश और दशमेश एक साथ बैठे हों, लग्नेश और दशमेश, यहाँ पर लग्नेश कौन है? शनि। शनि। और दशमेश कौन है यहाँ पर? दशम भाव के स्वामी शुक्र। शुक्र हैं। यदि शुक्र और शनि एक साथ बैठे हो, अच्छी स्थिति में हो, तो क्या होता है? लग्न कौन है? आप, व्यक्ति। और दशम कौन है? उसका कर्म क्षेत्र। यानी व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में इतना जुनूनी हो जाता है, और एक तरह से कहा जाए इतना पैशनेट हो जाता है, वो इतना पैशन आ जाता है उसके अंदर कि वो अपने काम को ही अपना जीवन समझने लगता है। और जब ये स्थिति किसी व्यक्ति के जीवन में आए व्यास जी, तो ये तय मानिए आप कि वो व्यक्ति अपने जीवन में सफल निश्चित तौर पर हो जाएगा। भाई, अपने काम के प्रति अगर जुनून की भावना पैदा हो जाए किसी के अंदर कि मेरा काम ही मेरी पूजा है, ध्येय वाक्य ऐसे व्यक्ति का हो, तो वो आगे चल करके निकलता है और निखर जाता है वो अपने प्रोफेशन में, अपने क्षेत्र में, है ना? तो बिना पीएचडी के ही पीएचडी कर लेता है वो, इतना अनुभव उस व्यक्ति को अपने क्षेत्र में हो जाता है। तो लग्नेश का और दशमेश का एक साथ बैठना, ये बहुत अच्छा योग माना गया। ठीक है ना? अब एक विशेष बातें और हैं। आपने सारे योग पढ़ लिए जन्म पत्रिका के अंदर, सारे राजयोग देख लिए, लक्ष्मी नारायण योग भी देख लिया, दशमेश का लग्नेश से संबंध भी देख लिया, सारी चीजें आपने व्यास जी देख ली। लेकिन यदि जन्म पत्रिका के अंदर सूर्य और चंद्रमा कमजोर हो गए, है ना, सूर्य और चंद्रमा यदि फल नहीं कमजोर मिलेगा। हो गए, तो सारे राजयोग एक तरह से खत्म। विफल नजर आते निष्फल। हैं। ये बड़ा अचूक योग है, प्रायः सभी ग्रंथों में इसको लिखा गया है। सारे राजयोग एक तरफ और सूर्य और चंद्रमा का कमजोर होना एक तरफ। ठीक है? कमजोर का मतलब वो अपनी नीच राशि में चले गए हों, या वो पाप ग्रहों से और अधिक पीड़ित हो गए हों, है ना? तो पीड़ित हो गए हों, दुखी हो गए हों, ऐसी स्थिति में राजयोग फलदायी नहीं होंगे। और इसके विपरीत यदि सूर्य और चंद्रमा बलवान हो, सूर्य चंद्रमा बलवान हो, अत्यधिक बलवान हो, और उधर कोई किसी प्रकार का दुर्योग बन रहा हो जन्म पत्रिका के अंदर, तो क्या होगा व्यास जी? इसका विपरीत हो जाएगा। वह विपरीत हो दुर्योग जाएगा। भी लगभग विफल हो जाएगा, वह दुर्योग भी जीवन में घटित नहीं होगा। तो सूर्य और चंद्रमा की महिमा इतनी है, प्रत्यक्ष हैं दोनों के दोनों। बाकी ग्रह इतने प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते आपको खुली आंखों से, जितना सूर्य और चंद्रमा दिखाई देते हैं, है ना? तो सूर्य का ताप और चंद्रमा की शीतलता, अगर इनका दोनों का प्रभाव ठीक ठाक है आपकी जन्म पत्रिका के अंदर, तो आपके बहुत सारे दुर्योगों को ये सारे योग नष्ट कर डालते हैं, ऐसा लिखा गया। तो आत्मा ये, और मन मजबूत हो जाएगा। हाँ, सूर्य कौन है? आपकी आत्मा है। आत्मा और चंद्रमा मन आपका दोनों मन मजबूत है। हो जाएगा। दोनों चीजें आपकी मजबूत हो गई, इसलिए अन्य प्रकार के दुर्योग आपकी बाधा नहीं बनेंगे, आप उनसे पार हो जाएंगे। आप देखिएगा, एक सारावली का बड़ा सुंदर पद है, और ये क्षेत्र में बड़ा स्पष्ट प्रभाव रखता है। लग्न पत्रिका में क्या रखता है, क्या लिखा गया इसमें भाई? इसमें लिखा गया कि उच्चादि राशिषु शुभ ग्रहाणाम शुभ फलस्य न्यूनाधिकत्वम। उच्च आदि राशियों में अगर शुभ ग्रह बैठे हों, तो उनके शुभ फल में कितनी न्यूनता आ जाती है और कितनी अधिकता आ जाती है। क्या लिखा कि स्वच्छ स्थित शुभ फलम प्रकरोति पूर्णम, नीचरक्षकस्तु विफलम रिपु मंदिरे अल्पम, पादम शुभस्य हितवे स्वग्रहे तदर्धम, पादत्रयं गगनगः स्थितवान् त्रिकोणे, स्वच्छ स्थिते शुभ फलम प्रकरोति पूर्णम। कोई शुभ ग्रह अपनी स्वयं उच्च राशि में स्थित हो, अपनी उच्च राशि में स्थित हो, तो वह प्रकरोति पूर्णम, वो अपना संपूर्ण शुभ फल देता है व्यास जी। अगर कोई शुभ ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठा है, तो वह अपना सारा शुभ फल देता है। और आगे लिखा, नीचरक्षगस्तु विफलम रिपु मंदिरे अल्पम। और नीचरक्षगस्तु, यदि वो नीच राशि में चला जाए, तो विफलम, तो वह विफल हो जाता है। विफल का मतलब फिर वो अपना निष्फल। कोई किसी प्रकार का शुभ फल नहीं देता। कोई भी शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन होते हैं? गुरु होते हैं,
शुक्र शुक्र। होते हैं, और पाप ग्रहों के प्रभाव से रहित बुध भी शुभ होते हैं, और बलि चंद्रमा भी शुभ होते हैं, है ना। ये चारों शुभ हैं ना सभी। तो इनका प्रभाव बिल्कुल जीरो हो जाता है, साफ साफ लिख दिया उन्होंने, विफल हो जाता है, शुभ फल देने में असमर्थ हो जाते हैं फिर वो शुभ ग्रह। और रिपु मंदिरे अल्पम, रिपु के मंदिर में, रिपु माने शत्रु, शत्रु की राशि में बैठे हों अगर शुभ ग्रह कोई, तो वह अल्पम, बहुत थोड़ा ही शुभ फल देते हैं अपना। पादम शुभस्य हितभे, यदि वो किसी अन्य शुभ ग्रह के घर में बैठे हों, है ना, अपने किसी मित्र के घर में बैठे हों, तो वह क्या होता है, पादम, पाद का मतलब एक एक चरण, एक पाद, पद। लगभग 25% अपना फल देते हैं फिर वो। और स्वग्रही तदर्धम, यदि वो अपने घर में बैठे हैं, स्वग्रही हैं, तब अदर्धम, तद अर्धम, तो उसका वो आधा फल देते हैं। और पाद त्रयम गगनगः स्थित वांसत त्रिकोणे, अरे मूल त्रिकोण में बैठे हो वो, तो वो 3 पाद फल देते हैं, यानी उच्च राशि से थोड़ा कम मूल त्रिकोण में, मूल त्रिकोण से थोड़ा कम किसमें, स्वग्रही में, और स्वग्रही से कम, सब है। स्वग्रही से कम मित्र मित्र राशि में। में। ये शुभ मित्र। ग्रहों का अपना परिणाम देने का होता है। इसका ठीक विपरीत पाप ग्रहों के बारे में कहा गया। क्या कहा गया कि नीचरक्षगः सकलमेव करोति पापम, अगर कोई पाप ग्रह नीच राशि में चला गया हो, तो सकलमेव करोति पापम, तो वो संपूर्ण पाप फल देता है। दर्शन समझिए व्यास जी इसका। यदि कोई नीच आदमी, कोई नीच आदमी है, शराब जुआरी जुआ इत्यादि खेलने वाला, और उसको और नीचों की संगति मिल जाए, है ना, नीच राशि में चला जाए, नीच के परिवेश में चला जाए, शराबी जुआबी कबाबी, कबाबी आदमी को शराबी और मिल जाए, जुआरी भी और मिल जाए, कबाबी भी और मिल जाए, तो क्या होगा, उसके नीचत्व में वृद्धि हो जाएगी, वो और अधिक नीचता पे उतर आएगा, है ना। तो ऐसे ही पाप ग्रह कोई नीच राशि में बैठा हो तो बहुत बड़ा पापी होता है वो, सबसे बड़ा पापी उस समय होता है वो। और न्यूनम च किंचित अरिभे, शत्रु के घर में बैठा हो अपने, तो थोड़ा सा उसका पाप फल कम हो जाता है ना, क्योंकि थोड़ी ऊर्जा उसकी अपनी शत्रुओं से लड़ने में खर्च हो जाती है। और विफलम स्वतुंगे, विफल हो जाता है वो यदि स्वगृही बैठा, यदि अपने घर में बैठा हो तो वह विफल हो जाता है, ठीक है। बाहर पर शराब के अड्डों पर जाकर कर धूम मचाने वाले अपने घर में थोड़ा ठीक ठाक रहते हैं, है ना, तो पापी ग्रह अपने घर में ठीक ठीक रहता है। और पाद त्रयम हित ग्रहे, अपने मित्र के घर में बैठा हो तो पाद त्रयम, 3 चरण, 3 पाद वो फल देता है अपना। और विहगो अशुभस्य स्वरक्षे दलम च चरणम स्थित वांसत त्रिकोणे, और चरण फल देता है वो कब, यदि वो मूल त्रिकोण में बैठा बैठा हो, और अपने किसी स्वरक्षे, अपना स्वग्रही अगर वो हो गया हो, तब वो कैसा फल देता है, चरणम, पूरा चरण। अपनी राशि में स्वरक्षे दलम, दल माने आधा, आधा फल देता है वो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको शुभ और अशुभ का विचार करना चाहिए, ये सारावली का बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको आप समझिए और इसका प्रभाव देखिए लग्न पत्रिका में जो हमने D1 चार्ट बनाया है। तो आज का विषय हमारा यहीं पर समाप्त होता है, और अगले बार अब हम अगले षोडश वर्ग यानी कि होरा, धनेष्टान और चतुर्थांश की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और ये षोडश वर्गों को पूरा करने के बाद व्यास जी, फिर हम इसके बाद तुरंत बाद हम दशाध्याय पर आ जाएंगे। बृहद पाराशर का लगभग आधा ग्रंथ जो है ना, वो दशाओं से ही भरा हुआ है। तो इतना हम लोगों ने अध्ययन कर लिया अब तक। ग्रह गुण स्वरूपाध्याय पढ़ लिया, षोडश वर्गाध्याय पढ़ लेंगे, भाव फलाध्याय, हाँ भाव फलाध्याय में हमारे अभी 4 भाव और रह गए हैं, नवम दशम एकादश और द्वादश भाव। उन भावों को पढ़ने के बाद में फिर हम दशाध्याय पर आ जाएंगे, दशाओं का फल कैसे मिलता है, किस प्रकार मिलता है ना। तो इसको हम जानेंगे। फिलहाल कोई शंका आज की विषय से संबंधित किसी की हो तो आप पूछ सकते हैं, हो गया है ना। मेरे मुंह से कुछ गलत निकला है अभी, विफलम स्वतुंगे, अपने तुंग में हो, अपने उच्च राशि में बैठा हो तो वह विफल हो जाता है। अशुभ ग्रह जो है वो अपनी उच्च राशि में बिल्कुल भी अशुभ फल नहीं देता।
अपने अगर परम उच्च में बैठा हो तो वो बिल्कुल भी अपना अशुभ फल नहीं देता, न जो नैसर्गिक अशुभ फल है वो उसका बिल्कुल खत्म हो जाता है। और आगे लिखा पादत्रयम हितग्रहे, अपने मित्र के घर में बैठा हो तो पादत्रयम यानी कि 3 चरण, 3 पाद वो फल देता है। और ये समझ में नहीं आया था, ये 3 पाद फल जो देता है, 3 पाद पाप फल देता है या शुभ फल देता है? नहीं, अशुभ फल देता है। पाप ग्रह की बात हो रही है यहाँ पर, ऊपर वाले अच्छा। श्लोक में शुभ फल ऊपर की लिखा बात है हो रही अशुभ, है, अशुभ यहाँ फल अशुभ से। फल की बात हो रही है। ओके। हाँ, उच्च में ऊपर शुभ लिखा है बिल्कुल, मित्र राशि में नीचादी तीन राशि चरण में प्राप्त ज्ञानम। हाँ, उसके बाद लिखा विहगो अशुभस्य स्वरक्षरे दलम, अगर वो स्वग्रही हो तो दल फल देता है, दल का मतलब आधा फल देता है वो। और चरणम स्थित वांस त्रिकोणे, और वो एक चरण देता है कब, यदि वो अपने मूल त्रिकोण में बैठा हो। ठीक है। जैसे मंगल की मूल त्रिकोण राशि क्या जी है? सर। मेष। हाँ, तो अगर वो मूल त्रिकोण में बैठा होगा तब वह अपना जो पाप फल देगा वह एक चरण देगा बस। ठीक है ना? हम्म। हाँ, जी ये सर, थैंक यू। महत्वपूर्ण तथ्य था, इसलिए मैंने आपको बताया है। और कोई नहीं, ये शंका श्लोक बहुत किसी बढ़िया को? है। हाँ, सारावली अपने आप में सार से भरी हुई है ना? हम्म। सार सार जो सार, बहते सार उठा की, दे सार मन। की आवली, आवली में सार। हाँ, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर जोड़ दिया, एक क्षेत्र से भी संबंधित था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर जोड़ा। सारे ग्रंथों को ले लेता हूँ, जहां मुझे उचित लगता है उसको वहां पर आकर के जोड़। अच्छा, इतना ज्योतिष आप लोगों ने पढ़ लिया अब तक। लगभग साल भर आपको बृहद पाराशर होरा शास्त्र पढ़ते हुए हो गया, तो कुछ लगा कि कुछ मिला कि नहीं मिला? जन पत्रिका मिला, को देखने 100% मिला। जी, ब्यास जी को तो 100% मिल गया। ज्ञानवर्धन हुआ, हाँ, लेकिन जो बाकी लोग ज्ञानवर्धन हो बैठे गया। हैं मौन धारण किए हुए, अब तो मौनी अमावस्या भी बीत गई नहीं है। नहीं गुरु जी प्रणाम। हाँ, गुरु जी प्रणाम। जी राज जोशी जी, ठीक है आप? बढ़िया बढ़िया गुरु जी, बहुत चलिए, बहुत ही आनंद आ रहा है गुरु जी पढ़ने में, ऐसा नहीं। नहीं आनंद तो आ रहा है, लेकिन जो है इन चीजों का परिणाम निकालने में आप लोग समर्थ हो गए हैं नहीं, जन पत्रिका को देख करके अब। हाँ क्यों नहीं, थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा चलिए, तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं। ठीक ठीक, अच्छा, बढ़िया। मैं कल